गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू एवियन ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरज, आपका अकाउंट का टीचर। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सिलेबस कंप्लीट है। होमवर्क आपको नेक्स्ट मंडे तक उसको सबमिट करवाना है। होमवर्क कंप्लीट रखें। और जो रिवीजन क्लास में हम टॉपिक उठाने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको काफी अच्छा लगता है। नाम है साझेदारी फॉर्म। साझेदारी फॉर्म को लेके जो दो चैप्टर हमारे इसमें है, एक तो साझेदारी के आधारभूत लेखे, आधारभूत उस पर चर्चाएं, और एक है नए साझेदार का प्रवेश। दो टॉपिक साझेदारी को लेके हमारे इस ईयर के सिलेबस में है। वैसे 4 चैप्टर थे, 2 चैप्टर हमारे सिलेबस से हट चुके हैं। निवृत्ति हट चुकी है और उनका समापन हट चुका है। तो आज हम जो चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे साझेदारी के अकॉर्डिंग चैप्टर फर्स्ट, वैसे आपकी बुक में वो चैप्टर सेकंड है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो आज जो चैप्टर साझेदारी के स्टार्ट कर रहे हैं उनको ओरली फटाफट हम टॉपिक वाइज दे रहे हैं। आप भी अपने नोट्स को वापस स्टडी करना, अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। कोई भी टॉपिक में अब डाउट हो तो आपको जरूर पूछना है। अभी भी नहीं पूछा तो इसका मतलब कभी नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि इस एक महीने में हम अच्छा खासा रिवीजन करेंगे। और रिवीजन करने के बाद में एग्जाम मार्च में है। अब तक जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग तो गवर्नमेंट ने कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है। पेपर अकॉर्डिंग अपना टाइम के अकॉर्डिंग होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म में हमें सबसे पहले क्या तैयार होना चाहिए, उसका अर्थ। तो अर्थ हमें पता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ के उद्देश्य से कोई व्यापार प्रारंभ करें और लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत हो, उसे ही साझेदारी कहते हैं। दूसरा इसकी याद होनी चाहिए हमें परिभाषा। परिभाषा में क्या है, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार है कि साझेदारी उन व्यक्तियों का समूह है जो किसी ऐसे व्यापार को चलाने के लिए सहमत हुए हैं जिसका लाभ वो आपस में बांटेंगे, और यह व्यापार या तो सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा। ये परिभाषा में है। परिभाषा आपको लिखाई हुई है, एज इट इज याद करो कि परिभाषा में चेंजमेंट नहीं करती। फिर उसमें सदस्य संख्या हमें पता होना चाहिए। सदस्य संख्या कितनी है, कम से कम 2 है और अधिकतम कितने हैं, 50 हो सकते हैं। नेक्स्ट, साझेदार किसको बोलते हैं और साझेदारी फर्म किसको बोलते हैं। तो साझेदारी फर्म में शामिल व्यक्ति जो होते हैं उन्हें बोला जाता है साझेदार, और साझेदारों के सामूहिक रूप को बोला जाता है साझेदारी फर्म। इस पे क्वेश्चन हाफ ईयरली में भी आया था, ईयरली में भी आने की संभावना है। साझेदारी फर्म में शामिल व्यक्ति साझेदार, जबकि साझेदारों का सामूहिक रूप साझेदारी फर्म कहलाता है। उसके बाद में इसकी विशेषता हमें तैयार होनी चाहिए। तो साझेदारी की विशेषता क्या है, कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 और अधिकतम 50। मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ का। तीसरी विशेषता क्या होनी चाहिए, लाभों का या हानि का आपस में क्या होना चाहिए, बंटवारा। और साझेदारों के मध्य क्या होना चाहिए, अनुबंध व समझौते। ठीक है, ये इसकी विशेषता हो जाएगी। फिर आते हैं साझेदारी के प्रकार। अब साझेदारी के प्रकार के कई आधार हैं। आधार के अनुसार मैंने प्रकार लिखाए भी हैं। उन आधारों के अनुसार उन प्रकारों को याद करो। दायित्व के आधार पर निश्चित दायित्व वाली, निश्चित दायित्व वाली साझेदारी। समय के आधार पर निश्चितकालीन, अनिश्चितकालीन। उद्देश्य के आधार पर विशेष या ऐच्छिक साझेदारी। वैधता के आधार पर वैध, अवैध साझेदारी। इस तरीके से साझेदारी के प्रकार लिखाए थे। इनमें टॉपिक लिखाए हुए हैं, किस साझेदारी को कैसे हम करते हैं।
फिर भी किसी के भी कोई डाउट आए तो वो टॉपिक पूछेगा। आई थिंक मुझे लगता है सबको तैयार। प्रकार के बाद में आता है साइडारी संलेख। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साइडारी संलेख। साइदारी पढ़ने के लिए संलेख तो हमारा ध्यान रखना चाहिए। अब साझेदारों के मध्य जो लिखित समझौता होता है, साझेदारों के मध्य जो लिखित क्या होता है, समझौता होता है, उसे क्या बोलते हैं, साझेदारी संलेख। क्या ये समझौता लिखित होना जरूरी है? नहीं, ये क्या हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। साझेदारी संलेख लिखना अनिवार्य है या आवश्यक? तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? भविष्य के झगड़ों से बचा जा सकता है। तो अनिवार्य नहीं है, आवश्यक, याद रखना। फिर आता है साझेदारी में किन बातों का समावेश होता है? तो साझेदारी में समावेश होता है फर्म का नाम, पते, लाभ हानि अनुपात, साझेदारों की पूंजी, साझेदारों के नाम, पते, साझेदारी का समय, साझेदारी का प्रकार, प्रकृति, ये सब चीजें जो आप शामिल करना चाहते हो उन सबको शामिल किया जा सकता है। इंपोर्टेंट है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। अगर साझेदारी संलेख लिखा हुआ नहीं है तो अभाव में क्या नियम लागू? तो अभाव में जो नियम लागू होते हैं उसमें है लाभ हानि का बंटवारा होगा बराबर। लाभ हानि कैसे बांटी जाएगी? बराबर बांटी जाएगी। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। ऋण पर 6% की दर से वार्षिक ब्याज दिया जाए। तो ये 4 टॉपिक हमें याद रखने हैं, तो ये चारों टॉपिक हमारे काम में आते हैं जब हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। अभाव के नियम सबको याद होने चाहिए और बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अभाव के नियम आगे काम आएंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे। उसके बाद में है, इसमें टॉपिक आता है साझेदारी संलेख के बाद में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारे के लिए बनने वाला खाता, जिसका नाम है लाभ हानि खाता। लाभ हानि नियोजन खाता। अब लाभ हानि नियोजन खाता क्या है? साझेदारों के मध्य लाभों को बांटने के लिए संलेख के अनुसार, क्योंकि संलेख में सब चीजें लिखी हुई, संलेख के अनुसार साझेदारों के मध्य लाभ हानि बांटने के लिए जो खाता खोला जाता है उसे कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपका फर्म का प्रॉफिट लिख दिया जाएगा। फर्म का प्रॉफिट लिखने के बाद में इस प्रॉफिट को अकॉर्डिंग टू साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अनुसार बांट दिया जाएगा। अब साझेदारी संलेख के अनुसार मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो इसमें लिखा जाएगा, मेंशन किया जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन किस साइड आएगा? DR साइड आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी दो, बोनस दो, कमीशन देना है संलेख के अनुसार, तो ये सब चीजें आ जाएंगी। किस तरफ आ जाएगी? DR से। बाय द वे हमें रिजर्व बनाना है तो रिजर्व आ जाएगा, किस साइड आ जाएगा? CR से। एक ही चीज, सॉरी DR से, सॉरी सारी चीजें DR साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व सब किस साइड आएंगे? DR साइड। एप्रोप्रिएशन भी DR से, लाभ हानि नियोजन खाते के DR से। एक ही चीज CR में आएगी, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स किस साइड आएगा? CR साइड आएगा। फिर जो भी डिफरेंस है वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। पार्टनर में डिवाइड होने के लिए जो भी रेशियो अवेलेबल है उस रेशियो में ही डिवाइड होगा वो अंतर की राशि। बाय द वे प्रॉफिट एंड लॉस का जो अनुपात है वो नहीं दिया जाता, तो किस अनुपात में बटेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट रिद्धि, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हो, अनुपात दिया नहीं, तो किस अनुपात में बांटोगे? सर इक्वल। बहुत बढ़िया,
इक्वली बांट देंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने पढ़ा कोई अनुपात नहीं है तो इक्वल बांट देंगे। फिर इसको लेके कुछ नियम और हैं, थोड़े से नियम अगर हमें याद है तो एप्रोप्रिएशन में कोई टेंशन नहीं है। जैसे एक नियम है कि बाय द वे आपके पास प्रॉफिट का अमाउंट है कम और रिम्यूनरेशन का अमाउंट आ जाता है ज्यादा। प्रॉफिट का अमाउंट है कम, प्रॉफिट है कम, और रिम्यूनरेशन जैसे आईओसी आपको देना है ज्यादा, तो बताओ वो कैसे करोगे, इस चीज को कैसे डील करोगे? रणजीत जैसे बताओ, देखे रणजीत, रणजीत इसको बताओ देखे कैसे डील करोगे, इसमें क्या काम करोगे? चलो सिद्धि आप ही बताओ। क्या करोगे जब प्रॉफिट हो जाए कम और जो चीजें देनी है जैसे पूंजी पर ब्याज वो है ज्यादा, तो क्या करेंगे? उसको हम पूंजी के अनुपात में ही बांट देंगे, कोई अनुपात नहीं, कोई और नहीं, क्योंकि अगर पैसा ज्यादा नहीं है तो हमें प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं कराना है, ठीक है ना? उस प्रॉफिट को हम किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे? उस प्रॉफिट को हम रिम्यूनरेशन रेशियो में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है वो आपका आता है कि अगर कोई चीज ऐसे बोल दी जाए चार्ज ऑन प्रॉफिट है, अगर कोई चीज क्या बोल दी जाए, चार्ज ऑन प्रॉफिट है, तो चाहे आपके पास प्रॉफिट हो या नहीं हो, आपको वो प्रोवाइड करवानी है। आपको वो क्या करवानी होगी? प्रोवाइड करवानी होगी, चाहे आपको लॉस हो जाए। तो अगर हमारे पास में प्रॉफिट की अमाउंट कम है, रिम्यूनरेशन ज्यादा है, लेकिन उसको बोल दिया लाभों पर प्रभार है, चार्ज ऑन प्रॉफिट है, तो आपको वो प्रोवाइड करवाना होगा और आप वो प्रोवाइड करवा दो, चार्ज ऑन प्रॉफिट, और बचा हुआ पैसा पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। इसके अलावा कई बार कहता है कि ये रिम्यूनरेशन प्रॉफिट में से दिया जा चुका। अगर कोई चीज रिम्यूनरेशन में से दी जा चुकी है, कोई चीज रिम्यूनरेशन में से दी जा चुकी है, तो उन्हें प्रॉफिट में वापस जोड़कर ही रिम्यूनरेशन में दिखाया जा सकता है। उनको वापस जोड़कर ही किस में दिखाया जा सकता है? रिम्यूनरेशन में दिखाया जा सकता है। और एप्रोप्रिएशन बनता जाएगा। नेक्स्ट आपका है इसके अंदर पार्टनर कैपिटल। अब पार्टनर कैपिटल से पहले इसकी बात करते हैं, एप्रोप्रिएशन की। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स है, इन सब की क्या करनी पड़ेगी आपको? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन कैसे होंगी? देखो उसके बाद अपने को करना क्या पड़ेगा कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन है उनको आपको करना होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन दो टाइप से हो सकती है। एक तो कौन से मेथड से हो सकती है? साधारण सरल विधि। सरल विधि कैसे होगी? जितनी पूंजी किसी पार्टनर की है और उसमें कोई बदलाव नहीं हो तो साधारण विधि से उस पर ब्याज की गणना हो जाए। लेकिन अगर पूंजी में बदलाव है वर्ष के दौरान, तो पूंजी में बदलाव होने पर उसे गुणनफल विधि से हम उस पर ब्याज की गणना करेंगे। अब ये गुणनफल विधि में कैसे ब्याज की गणना होती है? गुणनफल विधि में आपको एक सूत्र रखना है।
गुणनफलों का योग गुणा दर बटे 100 गुणा 1 बटे 5, ऐसे पूंजी पर ब्याज। एक फॉर एग्जांपल मैं दोनों वीडियो करके देखिए। जैसे ये कह दिया जाए कि एक पार्टनर है, उसकी कैपिटल है 5 लाख और पूंजी पर 10% ब्याज देना है, तो आप तो कितना आ गया 50। सिंपल, क्योंकि पूंजी में मैंने कोई बदलाव बोला ही नहीं। थोड़ा सा इसमें क्या चेंजमेंट हो सकता है, जैसे ऐसे बोल रहे ए है, उसकी कैपिटल है 5 लाख, पूंजी पर ब्याज है 10%, लेकिन ये कैपिटल जो है 1 जुलाई को लगाई थी और 31 मार्च को अकाउंट बंद हो रहे हैं, तो ये कितने महीने चली? ये तो 9 महीने चली। तो उस समय क्या लग जाएगा 9/12। कितना लग जाएगा 9/12? कितना हो जाएगा 37,500। 37,500 ऐसा। अगर महीने में चेंजमेंट है तो महीने चला जाएगा इस धीमे में भी, और अगर महीने कुछ नहीं दिए हुए तो ये मानेंगे साल भर पूंजी चली और साल भर का ही ब्याज लगेगा। किसका ब्याज लगेगा? साल भर का ही ब्याज लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना? नेक्स्ट है गुणनफल। अब ये गुणनफल विधि में क्या होगा? गुणनफल विधि में आपका पूंजी में बदलाव आएगा। इसमें बदलाव आएगा, पूंजी में बदलाव आएगा। अब पूंजी में बदलाव का मतलब है कि पार्टनर ऐसे कहेगा कि मेरी 1 अप्रैल को पूंजी थी 5 लाख, 30 जून को मैंने 1 लाख रुपए और लगा दिए, अतिरिक्त पूंजी लगाई, और 1 फरवरी को मैंने 2 लाख रुपए पूंजी में से निकाल लिए, पूंजी में से निकाल लिए। मेरा खाता बंद होता है 31 मार्च को। खाता कब बंद होता है? 31 मार्च को। बोले पूंजी में ब्याज की गणना करो, जबकि ब्याज की गणना करनी है 6% मार्च से। अब बोलो ये तो बदलाव वाला हो गया, गुणनफल विधि हुई, तो इसमें गुणनफल निकालना पड़ेगा। गुणनफल कैसे निकलेगा? पहले पूंजी कितनी थी? 5 लाख, फिर कितनी हो गई? 6, फिर कितनी निकल गई? 2 लाख, तो कितनी बची? 4। लगाया तो प्लस हो गया, निकाला तो माइनस हो गया। मल्टीप्लाई, इनको महीने से मल्टीप्लाई करें तो पहले अप्रैल में फिर चेंजमेंट कब आया? जून में, 3 महीने बाद। अप्रैल मई जून यानी 3 महीने तो 5 लाख। फिर जून में ये हो गई 6 लाख। जून से लेकर काटते चलिए 1 फरवरी तक, तो जून तो गया ही। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितने महीने? 7 महीने। चलिए आपके कितने लाख? 6 लाख। फिर उसमें से 1 फरवरी में आपने 2 लाख निकाल लिए, तो 4 लाख हो गए। बचे हुए कितने महीने चली? 2, फरवरी और मार्च। इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, कितने लाख आ जाएंगे? 15 लाख। 7 छिके 42, 42 लाख। 4 दूनी 8, 8 लाख। ये गुणनफल। फिर गुणनफल का विधि में एक सूत्र होता है, गुणनफलों का योग कितना है? 65 गुणा दर बटे 100। दर कितनी अच्छी है? गुणा दर बटे 100 गुणा 1/12। ये नियम है 1/12। गुणनफलों का योग ऐसे आएगा, दर बटे 100 गुणा 1/12। तो 0, 65,000 में 2 का भाग दो, कितना जाएगा? 32,000।
ये आपकी कौन सी विधि है? गुणनफल विधि। इस गुणनफल विधि से आपकी पूंजी पर ब्याज की गणना हो जाएगी। ठीक है। गुणनफल विधि के बाद में जो आपकी आती है वो आती है आरण पर ब्याज। आरण पर ब्याज की विधि काफी क्वेश्चन हमने उसमें निकाले हैं। 3 मेथड है, सरल विधि, गुणनफल विधि और औसत विधि। सरल विधि की गणना कब होगी? सरल विधि की होगी जब आरण की राशि हो, दर हो और एक ही आरण। तो सरल आरण की राशि लिखो, गुणा दर बटे 100 करो और गुणा जितने महीने वो चली है। वायदे में समय नहीं है और ब्याज के आगे सुनना इस चीज को, इस पे पूछता है कई बार, ऐसे बोल देगा कि वर्ष के दौरान 20,000 का ऋण किया, 6% वार्षिक ब्याज है, तो 20,000 गुणा 6/100 गुणा 6/12 लगेगा। समय नहीं दिया, वर्ष के दौरान बोल दिया और दर के आगे वार्षिक है तो 6/12। लेकिन दर के आगे वार्षिक नहीं है, सिर्फ 6% बोले, तो अब आपको टाइम देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6% निकाल दो सीधे से। समझ में आई बात? वार्षिक होगा तो ही 6/12 लगेगा वर्ष के दौरान में, जब समय नहीं, और वार्षिक नहीं है तो 6/12 नहीं लगेगा। नेक्स्ट इसके अंदर है गुणनफल। जब एक से ज्यादा आरण हो, तो एक से ज्यादा आरण हो जाएगी, आरण पर ब्याज की गणना हो जाएगी, गुणनफल निकलेगा, भाई सारे आरण लिख देना, महीने लिख देना और आपस में क्या कर देना, गुणा कर देना, गुणनफल आ जाएगा। और जैसे ही गुणनफल आ जाएगा, गुणनफलों का योग गुणा दर बटे 100 गुणा 1/12 कर देना। काफी क्वेश्चन निकालने इसके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक आता है आपका औसत विधि। औसत विधि में क्या होगा? औसत विधि में आपको या तो आरण प्रत्येक माह होगा या प्रत्येक तिमाही होगा। अब प्रत्येक माह है तो साल में 12 महीने हैं, तो उस आरण की राशि को 12 से गुणा कर लेना और दर बटे 100 लगा देना। और जो भी प्रथम दिन, मध्य दिन, अंतिम दिन, ये 3 में से एक चीज बोलेगा, कंफर्म बोले। तो प्रथम दिन है तो 6.5/12 लगा दो, मध्य बोले तो 6/12 लगा दो, अंतिम बोले तो 5.5/12 लगा दो, सॉल्व कर दो, हो जाएगी। और अगर तिमाही करता है तो आपको किससे गुणा करना है? 4 से गुणा करना है, 4 से गुणा कर दो। 4 से गुणा करने के बाद में आरण की राशि आ जाएगी, दर लगा दो। और तिमाही के लिए अलग 7.5, 6 और 4.5, ये तिमाही के लिए, तो ये लगा दो। इतना लगाने के बाद आपके आरण पर ब्याज की गणना हो जाएगी। सैलरी बोनस कमीशन है वो पर्सन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होते हैं। पर्सन बोलता है 10%, 20%, जिसका बोलते हैं उसका निकाल दो। प्रॉफिट का बोलता है तो प्रॉफिट का निकाल दो, सेल्स का बोलता है तो सेल्स देगा अगला, सेल्स का निकाल दो। रिजर्व पर्सन में देगा किसका निकालना है, प्रॉफिट का निकालना है या वितरण योग्य प्रॉफिट का निकालना है, जैसे बोले वैसे निकाल दो। और अंतरिक्ष राशि प्रॉफिट बांटनी है। क्वेश्चन बोले वैसे, नहीं बोले तो बराबर बांट दो। इस तरीके से आपका एप्रोप्रिएशन और उसकी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। अब हम जब नेक्स्ट क्लास लेंगे उसके अंदर एक एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन निकालेंगे बढ़िया, और बाकी आप तैयारी करते रहो, सारे एग्जाम्पल निकालो। कहीं भी कोई डाउट आए तो मेरे से कंसल्ट करो। आज आपको अपनी बुक्स में से सारे पूंजी पर ब्याज, आरण पर ब्याज, इन सब की गणनाएं को क्वेश्चन कर लेने हैं। करने के बाद में कोई डाउट आए तो वो डाउट मेरे से पूछ लेना, ठीक है? आज की क्लास इतनी रखते हैं। याद रखना, अब रिवीजन क्लास है, मैं टॉपिक वाइज रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन फिर भी आप जितना निकालोगे, होमवर्क जितना करोगे, वो ही मैन आपके लिए है। आपके लिए जितनी प्रैक्टिस करोगे, मुझे तो ये बताया करो आज इसकी क्वेश्चन निकाल दो, आज ये क्वेश्चन निकाल दो, जिसमें डाउट हो वो क्वेश्चन निकाल दो, तो वही क्वेश्चन मैं बोर्ड पे आपको निकाल दूंगा, ठीक है? ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।